जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आए हैं और यह वीडियो आज हम भारत का भौगोलिक, जिसको हम भौतिक आधार पर कह सकते हैं कि भारत को भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखा जाए इस वीडियो में आपको पूरे अंत तक बने हुए रहिएगा। अगर देखा जाए तो भारत को भौतिक आधार, जिसको हम भौगोलिक आधार कहते हैं, उसके आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आखिरकार भारत को भौतिक आधार या भौगोलिक आधार पर 6 भागों में क्यों बांटा गया। मतलब उसको संरचना के आधार पर भी कह सकते हैं, जो नेचुरल रूप से भारत की बनावट है उसके आधार पर क्यों बांटा गया है। क्या हम पूरे भारत को एक ही बार में नहीं पढ़ सकते हैं? जनरली रूप से पूरा एक ही बार हम पढ़ते तो नहीं। इसी चीज़ को समझने के लिए भारत को 6 भागों में बांटा गया, जिसके आधार पर हम अगर पार्ट बाई पार्ट अगर अध्ययन करते हैं या जानकारी लेते हैं तो हमको समझने में, भारत की भौतिक संरचना, भौगोलिक संरचना समझने में हमको क्या होगा? आसानी होगा। इसीलिए भारत को नेचुरल रूप से, मतलब संरचना के आधार पर अगर देखा जाए, भौतिक के आधार पर देखा जाए तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। और इसी चीज़ों को मतलब अध्ययन करने में क्या हो, हमको आसान हो। अब देखते हैं भारत के भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। भौतिक के आधार पर पहला आपका आता है, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र आता है। पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद आता है दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान आता है। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार आता है। चौथा आता है तटीय क्षेत्र आता है। तटीय क्षेत्र आता है। पांचवा आता है इसमें भारत का भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। और छठा इसमें आता है आपका, इसमें द्वीप समूह आता है। द्वीप समूह आता है। अब देखेंगे यही चीज है, भारत के भौतिक आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को हम एक साथ भी पढ़ सकते थे, लेकिन एक साथ पढ़ने में परेशानी होता है या होने की संभावना रहती है। इसीलिए भारत के अध्ययन के, मतलब इसके संरचना, इसके बनावट को सरल तरीके से अध्ययन करने के लिए इसको 6 क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। और ये 6 क्षेत्र क्या है? तो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र या फिर हिमालय क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको हम, हिमालय क्षेत्र। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा क्या आया? उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा है तटीय क्षेत्र। पांचवा भारतीय मरुस्थल। और छठा क्या है? द्वीप समूह। अब यहाँ से हम बारीकी से समझेंगे कि ये सभी जो संरचना है, ये सभी संरचना का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किधर इसका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के उत्तर में चलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम भारत का मानचित्र का वीडियो हम छोड़ चुके हैं। जो अगर इस वीडियो को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत के मानचित्र वाला वीडियो को देख लीजिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखेंगे इसमें सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र, मतलब हिमालय क्षेत्र को हम देखते हैं इसमें। तो हिमालय क्षेत्रों को देखते हैं तो भारत के उत्तर वाला क्षेत्र में देखते हैं। तो ये वाला क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? हिमालय क्षेत्र आता है। क्या आता है? हिमालय क्षेत्र आता है। ये हिमालय क्षेत्र आता है। ए वाला क्षेत्र में ये आपका हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया। उसके बाद देखते हैं तो दूसरा क्या है? ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। तो ये वाला क्षेत्र को अगर पूरा ले लेते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा के पूरा एरिया जो है उत्तर के विशाल मैदान के क्षेत्र में आता है। ये पूरा क्षेत्र उत्तर के विशाल मैदान में आता है। ये मैदानी क्षेत्र है, ये वाला एरिया। अब आते हैं उसके बाद कौन बचा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार अगर देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र आपका यहाँ से चलता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र चलता है और ये पूरा एरिया लेने के काम करता है। ये
झारखंड तक जाता है और ये पूरा लेता है। ये हो गया भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है बता देते हैं। मतलब वैसे क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा रहे और एक ओर किससे लगा रहे, स्थल से लगा रहे, तो वैसे क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे में ए वाला लेंगे तो ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। तो ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, एक ओर किससे लगा हुआ है, स्थल से लगा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, पठार है, तो इसलिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो गया। उसके बाद आते हैं तो तटीय क्षेत्र आता है। तो ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र जो है ये भारत का तटीय क्षेत्र है। ये क्या है, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। चलिए ये हो गया, 4 तक यहाँ तक हो गया। उसके बाद आते हैं भारतीय मरुस्थल। ये देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। ये भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसको मैदानी क्षेत्र में भी रख सकते हैं, समझे ना, क्योंकि ये समतल भूमि है। मैदानी क्षेत्र समतल भूमि होती है, ये भी समतल भूमि है, तो मैदानी क्षेत्र में भी हम इसको रख सकते हैं। लेकिन मरुस्थल कोई किसी प्रकार की फसल नहीं होने के कारण, वर्षा कम होने के कारण ये क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, मतलब घोषित कह सकते हैं। चलिए ये पूरा क्षेत्र हो गया। उसके बाद आते हैं, यहाँ तक हो गया, फिर आता है कौन, द्वीप समूह आता है। तो ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला भी क्षेत्र देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र ए, और इधर भी आपका कुछ एरिया में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम आता है, समझे ना। तो ये मेरा कौन सा क्षेत्र हो गया, द्वीप समूह हो गया। कौन सा क्षेत्र, द्वीप समूह हो गया। मतलब इस तरह से भारत को अगर देखा जाए तो भौतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो हमको पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है, अध्ययन करने में क्या होती है, आसानी होती है। इसीलिए हम एक बार पढ़ सकते थे सभी क्षेत्रों को, लेकिन एक बार अगर पढ़ेंगे तो पूरा पर्वतीय, मैदानी, पठारी और यहाँ की रहन सहन, यहाँ की फसल, यहाँ की मिट्टी, जैसे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी, या फिर उसका देखते हैं रहन सहन, वहाँ की जलवायु, तो ये सभी चीज़ों में अंतर दिखता है। इसलिए ये सभी चीज़ों को अलग तरीके से बारीकी से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये सभी क्षेत्रों को अलग अलग इसके भौतिक संरचना के आधार पर क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, जिससे अध्ययन करने में हम लोग को क्या हो जाए, आसानी हो जाए। जैसे अब हमको पढ़ना रहेगा भारत के बारे में, तो भारत के बारे में पढ़ना रहेगा तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, तो हिमालय क्षेत्र को पढ़ेंगे। हिमालय क्षेत्र की जितना कहानी रहेगा पूरा खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र में आएंगे, फिर उसके बाद पठारी क्षेत्र में आएंगे, फिर उसके बाद तटीय क्षेत्र में आएंगे, फिर मरुस्थलीय आएंगे, फिर यहाँ द्वीप समूह आएंगे। तो इस तरह से अगर हम पार्ट बाई पार्ट करके अगर पढ़ते हैं तो आसानी तरीके से हमको भी पढ़ाने में आसान होगा और आप लोग को भी मतलब अध्ययन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो ये इस चीज़ों को लिए, इस चीज़ को आसानी सरल तरीके से बनाने के लिए ये चीज़ का क्या मतलब इसका भौतिक संरचना के आधार पर 6 क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। क्लियर है ना। पहले आते हैं तो ये वाला आपका आ जाता है क्या, हिमालय क्षेत्र, फिर उसके बाद कौन, उत्तर का विशाल मैदान, फिर कौन यहाँ पर आता है प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद तटीय क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद मरुस्थलीय आता है, फिर कौन आता है, द्वीप समूह आता है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर से चर्चा, यहाँ से बहुत चीज़ हो। अब बताइए कि ये पूरे 6 क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में रहती होगी, तो किस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र समतल भूमि होती है, वहाँ फसल भी अच्छी होती है और रहन सहन, वहाँ की सड़कें भी मतलब कहने के मतलब है विकास का साधन में कोई बाधा किसी प्रकार की होती नहीं है। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में जनसंख्या क्या रहती है, अधिक रहती है और घना भी रहती है। सबसे कम जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा। मतलब इस तरह से आप कहीं का भी मतलब अगर संरचना अगर पता चल गया तो वहाँ के रहन सहन, संस्कृति सब इसी चीज़ों से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखने के काम करेंगे तो किसको देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। तो कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये कहा जाता है कि इसका निर्माण में बहुत लंबा मतलब 20 करोड़ वर्ष पहले की कहानी अगर देखा जाए तो इसकी थोड़ा सा अलग एक कहानी है जो विस्तार से आपको अध्ययन करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट बता देते हैं क्योंकि हम भौतिक संरचना को हम देख रहे हैं भारत की।
बताते हैं भारत कहा जाता है 20 करोड़ वर्ष पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जो अफ्रीका और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेट से लगा हुआ था। ये 20 करोड़ वर्ष पहले की कहानी है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक घटना के कारण ये धीरे धीरे भारत उस प्लेट से हटकर धीरे धीरे वो अंगारा लैंड वाले मतलब जो एशियन प्लेट है उसमें आकर क्या किया, टकराया। टकराने के बाद वहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये एरिया को ले लेते हैं, तो ये एरिया मान लेते हैं कि एशियन प्लेट है और इधर से भारत वाले पर जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये आ रही है, और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तेथिस सागर है। जहाँ पर अभी हिमालय पर्वत हम लोग को दिखता है वहाँ पर पहले तेथिस सागर हुआ करता था, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था भारत, और ये अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ करता था जो एशियन प्लेट कहलाता है। इससे आकर ये क्या किया, टकराया, जिसके कारण तेथिस सागर में जितने भी मलबे था वो टकराने के दबाव के कारण ऊपर आना क्या हो गया, शुरू हो गया, जिससे एक पर्वत का निर्माण किया, और वही आकर आगे चलकर क्या इसकी ऊंचाई बढ़ने के कारण ये हिमालय पर्वत के रूप में क्या अभी जाना जाता है। इसका निर्माण अभी भी जारी है, इसका निर्माण अभी भी होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको इसमें देखना किसको है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। किसको देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को। अब हमको बताइए यहाँ से, जैसे बताया कि मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या रहती होगी। क्लियर है, तो रीजन है, देखिए उत्तर प्रदेश आपका मैदानी क्षेत्र में ही आता है, जहाँ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या क्या है, उत्तर प्रदेश में है। अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो बिहार भी कम नहीं है, समझे ना। जनसंख्या घनत्व में अगर देखा जाए तो बिहार सबसे आगे है, आपका मिलेगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी किस क्षेत्र में आता है, मैदानी क्षेत्र में। तो मैदानी क्षेत्र रहने के लिए, फसल उपजाने के लिए, सड़क के लिए, परिवहन, जो भी संचार, हर प्रत्येक प्रकार की जो सुविधाएं होती है यहाँ सरल तरीके से होती है। अब आप ही को बताते हैं बिहार से आप झारखंड जाइए, बिहार की सड़कें और झारखंड की सड़कों को मिलाने के काम कीजिए, तो वहाँ की सड़कें अगर गए होंगे तो वहाँ की सड़कें ऊपर नीचे होती है, और यहाँ की सड़कें देखिए कभी ऊपर नीचे आपको मिलेगा नहीं। अपवाद में कहा जगह मिला तो मिला। तो वो झारखंड जो है वो आपका पठारी क्षेत्र में आता है, और पठार का निर्माण जैसे तैसे हुआ है, इसके वजह से वहाँ की समतल भूमि नहीं होती है। अब बताइए, जहाँ की भूमि समतल अगर नहीं होगी तो क्या वहाँ विकास में बाधा होगी कि नहीं होगी, समझे ना। तो ये जाहिर सी बात है कि मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या यही सभी कारण से होती है। क्लियर है। अब इसमें सबसे पहले हम चलते हैं तो किस में चलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में चलेंगे। किस में चलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में चलेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। अगर देखते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों। मतलब हिमालय वाला क्षेत्र जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। तो ये चारों भागों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखने का हम काम करेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले देखते हैं तो हिमालय क्षेत्र को ऊपर वाले क्षेत्र में देखते हैं तो ये पूरा एरिया आता है, ये पूरा एक, उसके बाद फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा क्षेत्र आता है, फिर कौन आता है, चौथा आता है। अब देखेंगे इसी को सबसे पहले, ये 4 क्षेत्र है तो सबसे ऊपर वाला जो है इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या फिर तिब्बतीय हिमालय ये भी कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं तो ये वाला बीच वाला जो है इसको बृहद हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय, बृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद आते हैं तो ये वाला जो है ये मध्य हिमालय है। ये कौन सा हिमालय है, मध्य हिमालय है। और जो सबसे नीचे है ये शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखेंगे सबसे पहले हम हिमालय की लंबाई को देख लेते हैं। तो हिमालय यहाँ से शुरू होती है, जम्मू कश्मीर के से लेकर आगे की ओर जाती है, कहाँ तक आती है, तो ये म्यांमार तक, जहाँ आरा कामा की पर्वत है यहाँ तक जाती है। इसकी टोटल जो लंबाई होती है 2400 किलोमीटर है। हिमालय की टोटल लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। क्लियर है।
अब आते हैं इसको, हिमालय को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 4 क्षेत्रों में, 4 भागों में बांटा गया। पहला आता है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें से देखेंगे तो ट्रांस हिमालय जो है भारत के थोड़ा सा एक हिस्सा में आने के काम करता है, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आता है। जो ट्रांस हिमालय जो है वो भारत के एक हिस्सा में आने के काम करता है, वो सिर्फ किसमें? जम्मू कश्मीर के एरिया वाले क्षेत्र में आता है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय अगर देखा जाए तो बृहद हिमालय जो है ये चारों में से सबसे बड़ा हिमालय कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय है। और इसमें सबसे अधिक चोटियां हैं, सबसे अधिक शिखर किस हिमालय में है? बृहद हिमालय में। और सभी शिखर को हम देखने के काम करेंगे। मध्य हिमालय देखते हैं तो मध्य हिमालय में जितने भी पर्यटक स्थल है, उरानी खेत हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये सभी, मसूरी हो गया, ये सभी क्षेत्र जो जगह है जो किस हिमालय पर बसा हुआ है? मध्य हिमालय पर बसा हुआ है। शिवालिक हिमालय में आते हैं तो शिवालिक हिमालय में हरिद्वार और देहरादून, ये दोनों जगह जो है किस हिमालय पर बसा हुआ है? शिवालिक हिमालय पर बसा हुआ है। क्लियर है? हिमालय की अगर औसत ऊंचाई देखा जाए तो औसत ऊंचाई जो होता है 6100 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। चलिए अब देखते हैं, सभी को हमें यहाँ से देखने के काम करते हैं। आते हैं ट्रांस हिमालय में एक शिखर है, जो उस शिखर का नाम क्या है? वो है K2। कौन सा शिखर है? K2, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। तो एक K2 है। अब पूछता क्वेश्चन कि K2 जो K2 का और नाम बताते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। अब देखिए पूछेगा K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो है वो किस हिमालय का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन है, मतलब K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लिख लेंगे यहाँ से 8611 मीटर। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अब क्वेश्चन आपको यहां से लगा देगा, अगर पूछ दिया कि वर्तमान भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो आपको K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन नहीं बताना पड़ेगा। तो आपको उस स्थिति में क्या बोलना पड़ेगा? उस स्थिति में आपको सिक्किम में एक है, समझे ना, चोटी है, वो है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा होगा आपका, क्यों? यहां से अब क्वेश्चन उठता है, क्योंकि ये जो है K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये वाला क्षेत्र भारत का जो है आता है, ये वाला क्षेत्र POK कहलाता है। क्या कहलाता है? POK। जिस पर भारत का अधिकार नहीं है उस पर किसका, ये वाला क्षेत्र पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का अधिकार है, अगर देखा जाए तो इसलिए अगर पूछेगा, सिर्फ अगर पूछेगा कि भारत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका गॉडविन ऑस्टिन होगा, समझे ना। लेकिन अगर पूछेगा वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो सिक्किम में जो है कंचनजंगा हो जाएगा। क्लियर है? इसकी ऊंचाई भी हम आपको बताते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है इसकी ऊंचाई। कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ता है, इसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपका जो अगर पूछे भारत में तो आप K2 जवाब दे सकते हैं, अगर वर्तमान भारत लगाया तो आप कंचनजंगा दे सकते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप अगर ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चोटी जो होती है, सबसे ऊंची चोटी जो है, ये कौन सी है? K2 है। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका K2 नाम कैसे पड़ा। तो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर समझाने के लिए ये चीज को हम बताते हैं। ट्रांस हिमालय को भी 4 श्रेणियां हैं, 4 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में? 4 भागों में। अगर देखते हैं हम ट्रांस हिमालय को सिर्फ देखने के काम करते हैं। किसको देखने के काम करते हैं? ट्रांस हिमालय को देखने के काम करते हैं। ट्रांस हिमालय को अगर देखा जाए तो इस तरह से देखेंगे, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ये ट्रांस हिमालय में देखेंगे तो पहला जो ऊपर वाला जो श्रेणी आता है वो हिस्सा आता है, तो ये है सबसे पहला जो है काराकोरम है, काराकोरम है। उसके बाद आता है लद्दाख, कौन सी? लद्दाख श्रेणी। उसके बाद कौन आता है? जास्कर। उसके बाद पीर पंजाल। ये चारों के चारों जो श्रेणी है वो किस हिमालय का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब देखेंगे सबसे पहले आया काराकोरम आया।
कौन सा आया? काराकोरम। काराकोरम में अनेकों चोटियां हैं। अब देखिए, एक चोटी यहाँ हुआ, फिर दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, पांचवा यहाँ हुआ, इस तरह से अनेकों चोटी है। किसकी? काराकोरम में। अब काराकोरम को हम क्या चीज से सूचित करेंगे? के से। तो अब देखिए, यहां पर आया पहला चोटी, तो यहां पर के, तो पहला चोटी है तो के के लिए क्या? K1 होगा। फिर यहां पर आएंगे तो के, अब कौन सा जो है केमा नंबर है? तो दूसरा नंबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? K2। इसी तरह से आएंगे तो K3, इसी तरह से K4, इसी तरह से K5, इसी तरह से K6। मतलब इस तरह से अनेकों चोटियां, सबको K1, K2, K3, K4, K5, K6 रखा गया नाम। अब इसी में से सबसे ऊंचा कौन है? तो इसमें से सबसे ऊंचा कौन है? K2 है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? K2। समझे ना? जो सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। क्लियर है ना? ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कौन? पीर पंजाल। क्लियर है ना? तो यहाँ से समझाने के लिए ये चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर दिए? बता दिए। अब देखेंगे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आपका ट्रांस हिमालय यहाँ से हो गया, और ट्रांस हिमालय के आगे बढ़ेंगे तो कौन सा हिमालय आएगा? बृहद हिमालय आएगा। बृहद हिमालय में सबसे अधिक चोटियाँ जो है किस हिमालय में है? बृहद हिमालय में है। क्लियर है? अब देखो, बृहद हिमालय में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ से अगर आते हैं तो यहाँ पर एक चोटी आती है जो कौन सा है? नंगा। कौन सा है? नंगा शिखर। उसके बाद आते हैं तो आपका आता है कामेट आता है। उसके बाद कौन आएगा? कामेट आएगा। कामेट आएगा। उसके बाद कौन आएगा? नंदा आएगा। उसके बाद कौन? नंदा। अब ये सभी जो चोटी है ये सभी आपका भारत में है, लेकिन किस हिमालय का हिस्सा है? बृहद हिमालय का। अब आते हैं, इसके बाद आएंगे तो ये वाला क्षेत्र आपको नेपाल पड़ता है, तो नेपाल वाला में आएंगे तो नेपाल वाला में आपका आता है सबसे पहले धौलागिरी आएगा। कौन सा आएगा? धौलागिरी आएगा। धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा आएगा। अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आपका आएगा मनसालू आएगा। मनसालू। फिर उसके बाद देखा जाए तो गौरी शंकर। गौरी शंकर। फिर उसके बाद छोऊ। छोऊ। फिर उसके बाद जो सबसे ऊंची चोटी है जो कौन है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका मैकालू आएगा। कौन आएगा? मैकालू आएगा। फिर अब यहां तक ये भारत तक ये हो जाएगा आपका, ये भारत कहते हैं, ये आपका नेपाल तक, ये जितना भी चोटियां है वो कहाँ आया? किस क्षेत्र में आया? नेपाल वाले क्षेत्र में। तो ये सभी के सभी चोटी जो है वो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जिसकी हम ऊंचाई पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये कौन है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा, जो वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अब एक और भारत में बृहद हिमालय में ही आता है, एक और आता है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा। नामचा। कौन सी चोटी? नामचा। अब देखिए, सब चोटी को हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले नंगा जो है वो आपका भारत में आता है, कामेट भारत में, और नंदा भारत में। अब यहाँ आप अंदर, अब इसमें चलेंगे तो नेपाल वाले में कौन कौन सा आता है? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोऊ, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सभी कहाँ हो गया? नेपाल में। अब भारत में चलेंगे, फिर यहाँ से भारत शुरू होगा तो सिक्किम में कंचनजंगा, फिर कौन है? अरुणाचल प्रदेश में नामचा। कौन है? नामचा बरुआ, जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा। समझे ना? जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची शिखर है, जो माउंट एवरेस्ट है, जो किस देश में पड़ता है?
तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। क्लियर। भारत की अगर पूछा जाए तो बताए हैं, अगर खाली भारत पूछेगा तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। अगर वर्तमान भारत पूछेगा तो कौन है? कंचनजंगा है। ये तीनों की ऊंचाई बता दिए हैं कि गॉडविन ऑस्टिन का 8,611 मीटर है और माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर है और कंचनजंगा का 8,598 मीटर है। ये तीनों की ऊंचाई बता दिए। कभी कभी आपको ऊंचाई भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसकी हम चोटी को थोड़ा सा आप बारीकी से क्रमवार तरीके से याद रखिए तो अच्छा रहेगा, समझे ना। यहाँ से देख लेते हैं नंगा, सबसे पहले नंगा, उसके बाद कामेट, उसके बाद आपका नंदा आएगा। ये तीनों के तीनों कहाँ की चोटी हो गया? भारत में हो गया। लेकिन किस हिमालय का हिस्सा है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। क्लियर है ना। अब आते हैं नेपाल वाले क्षेत्र में आते हैं तो नेपाल में धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोऊ, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सभी के सभी चोटी जो है क्या किस क्षेत्र में पड़ता है? नेपाल वाले क्षेत्र में। लेकिन कौन सा हिमालय का हिस्सा है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। अब आते हैं सिक्किम में आएंगे, जो भारत का हिस्सा आता है कंचनजंगा। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो कौन आएगा? नामचा बरुआ आएगा। क्लियर है ना। तो ये सभी के सभी चोटी है किस हिमालय में आता है? तो बृहद हिमालय में आता है। किस हिमालय में? बृहद हिमालय में। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो कौन सा हिमालय देखेंगे इसके बाद? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में बताएं कि इसमें जितने भी पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थल जैसे रानीखेत, उसके बाद मसूरी, फिर उसके बाद आपका कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सभी जितने भी क्षेत्र आते हैं, ये सभी क्षेत्र जो है किस हिमालय पर बसा हुआ है? किस हिमालय का क्षेत्र में आता है? किस हिमालय पर? मध्य हिमालय पर। किस हिमालय पर? मध्य हिमालय पर। पूछेगा कौन सा हिमालय पर्यटक के लिए सबसे अच्छा माना गया है? कौन सा हिमालय पर्यटक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। अब आते हैं उसके बाद कौन? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो सबसे छोटा हिमालय है, समझे ना। अब ये जो है इसमें आपका आता है हरिद्वार और देहरादून, ये दोनों क्षेत्र किस में? दोनों जो है किस पर बसा हुआ है? शिवालिक हिमालय पर। किस पर बसा हुआ है? शिवालिक हिमालय पर। शिवालिक हिमालय की एक और विशेषता बता देते हैं। आगे चलकर आराकामा पर्वत से टकराकर आगे की ओर बढ़ती है, ये आराकामा पर्वत का निर्माण करती है और आगे बढ़ती है और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? मतलब दिखाई देती नहीं है, पानी से क्या हो जाती है? छुप जाती है। उसके बाद आगे चलकर फिर ये आगे क्या होता है? दृष्टि गोचर होता है, मतलब दिखाई देना क्या करती है? शुरू करती है, जो एक द्वीप का निर्माण करता है। और द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा हुआ करता है। इधर आएंगे तो आगे चलकर ये सुलेमान की पहाड़ी का निर्माण भी करने के काम करती है। कौन सी हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो ये सारी चीजें आपका हिमालय से जुड़ा हुआ चीजें आया। अभी आपको हिमालय को हम सिर्फ इस तरह से बांटने के काम किए हैं। हिमालय को अभी हम तुरंत देखेंगे इस तरह से भी बांटा गया है, जो नदी के आधार पर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ अभी इसके पहले हम हिमालय को इस तरह से बांटे थे, इस तरह से ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और कौन? शिवालिक हिमालय आया था। अब हम हिमालय को देखेंगे इस तरह से बांटने के काम करेंगे। इस तरह से बांटा गया है। इस तरह से कैसे किसके आधार पर बांटा गया? तो नदियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदी के आधार पर। जब हिमालय का निर्माण हो रही थी तो उस समय हिमालय से पहले कुछ नदियां बहती थी। अब मान लेते हैं जैसे हिमालय, मान लिए कि ये हिमालय है, ये मान लिया कि हिमालय धीरे धीरे उठ रही है और यहाँ से नदी का जल जब आगे की ओर बहेगी तो इसको उठने देगा, यहाँ पर काटने के काम करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए अगर देखा जाए नदी के आधार पर देखा जाए तो कुछ नदियाँ जो हिमालय से पहले से बह रही थी तो उसके कारण हिमालय को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया गया। तो ये भी कितने क्षेत्र है? 4 क्षेत्र आता है। कितने क्षेत्र आता है? 4 क्षेत्र। सबसे पहले हम हिमालय बनाए, कोई यहाँ क्षेत्र बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे हिमालय वाला क्षेत्र। हिमालय वाले क्षेत्र यहाँ से बनाने का काम करते हैं। अभी 4 वाला हम ऐसे बताए थे। अब देखिए आपको यहाँ से दिखाने के काम करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी आती है। ये नदी जो है ये कौन सी नदी? कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहाँ पर एक नदी है, वो है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। उसके बाद आगे चले, यहाँ पर सतलज, थोड़ा सा इसको काट कर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कौन सी नदी? सतलज नदी। और यहाँ पर आपका आ जाएगा काली नदी। कौन सी नदी? काली। फिर यहाँ आएंगे तो तीस्ता हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो फिर कौन हो जाएगा? दिहांग। कौन सी नदी? दिहांग नदी। अब देखिए आपको हिमालय बटा हुआ दिख रहा होगा।
अब देखिए कितने क्षेत्रों में हिमालय बटा, यहाँ से कितने क्षेत्र में बटा, तो देखिए एक क्षेत्र, 2, 3, 4, नदी आपका 5 है। नदी आपका देखिए ये आपका सिंधु नदी हो गया। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये नदी कौन सा हो गया? सतलज। सतलज। ये नदी कौन सा हो गया? काली। ये नदी कौन सा हो गया? ये हो गया आपका तीस्ता। ये नदी कौन सा हो गया? दिहांग, जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। क्लियर है ना? अब देखिए यहां से नदी देखेंगे तो ये सिंधु नदी हो गया, ये सतलज, ये काली, ये तीस्ता, ये कौन सी नदी? दिहांग नदी। अब देखिए ये बटा कितने हिस्से में, तो यहां से देखिए एक हिस्सा ये हो गया, 2, 3, 4। अब इसके नदी के आधार पर अगर देखते हैं तो हिमालय कितने क्षेत्रों में बटा? 4 क्षेत्रों में बटा। सबसे पहले चलेंगे तो ये वाला क्षेत्र को देखेंगे। तो ये वाला क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय। ये क्षेत्र में जो हिमालय आती है इसको पंजाब हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर वाले हिमालय वाला क्षेत्र इसमें आएगा। और उसके बाद आएंगे तो ये वाला क्षेत्र आएंगे, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। ये वाला हिस्सा आएंगे तो ये वाला नेपाल वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए इसको कौन सा हिमालय कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। और ये वाला क्षेत्र है असम वाला, यहाँ असम है, इसलिए ये इसको कौन सा हिमालय कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। नदी के आधार पर अगर देखते हैं, नदी के आधार पर तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब यहाँ से देखेंगे पंजाब हिमालय कौन कौन नदी के बीच है, तो सिंधु और सतलज के बीच में वाले हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली के नदी के बीच में हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय? असम हिमालय। इन नदी के आधार पर ये सारी नदियाँ ऐसी है जो हिमालय के निर्माण से पहले से बहती हुई रही है, जिसके कारण हिमालय को काटने के काम करती रही और हिमालय को बांटने के काम की है। समझे ना? तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो नदी कितने हिमालय कितने क्षेत्रों में बटा? 4 क्षेत्र में, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। अगर इसमें देखा जाए सबसे बड़ा हिमालय कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। सबसे छोटा हिमालय कौन है? कुमायूं हिमालय। अगर नदी के आधार पर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, तो नेपाल हिमालय का हिस्सा है। अगर नदी के आधार पर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है? नेपाल हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सीरियल ढंग से। सबसे पहले नदी याद कर लेंगे, सिंधु नदी, उसके बाद सतलज, उसके बाद कौन आएगा? तो काली, उसके बाद तीस्ता, उसके बाद कौन आएगा? दिहांग। अब देखेंगे हिमालय को देखेंगे, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, फिर सतलज और काली के बीच में आपका कुमायूं हिमालय, उसके बाद फिर देखेंगे काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सी हिमालय आती है? असम हिमालय आती है। तो इस तरह से हम हिमालय वाले क्षेत्र को हम मतलब शॉर्ट तरीके से हम याद रख सकते हैं, लेकिन बारीकी अगर देखा जाए तो इसका और विस्तार से इसका और देखने की ज़रूरत है। क्लियर है ना? तो आज का वीडियो हम इतना ही तक रहने देते हैं, और फिर हम अगले वीडियो में मैदानी क्षेत्र, फिर पठारी क्षेत्र, फिर उसके बाद तटीय, फिर भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र और द्वीप समूह लेकर आएंगे। फिर अब देखिए, अब यहाँ से आपको बारीकी चीज़ों को आप बारीकी से ही देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको याद होगा। और मानचित्र वाले चीज़ों को ज़्यादा करके रटने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको आप जहाँ से जहाँ तक आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, तब कहीं आपको याद रहेगा। अब मानचित्र को आप दिमाग में सेट कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।